घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्ते, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं दिल ऑन टॉप का इंटरनेशनल न्यूज़ बुलेटिन दुनियादारी। सेंट्रल यूरोप में एक छोटा सा देश है ऑस्ट्रिया। इतना छोटा कि महज 90 लाख की आबादी है, यानी पूरे ऑस्ट्रिया देश की आबादी हमारे दिल्ली शहर से आधी है। साइज़ में ऑस्ट्रिया भले ही छोटा हो, लेकिन दुनिया की कई बड़ी घटनाएं ऑस्ट्रिया के जिक्र से ही मुकम्मल होती हैं। पहले और दूसरे दोनों विश्व युद्धों की शुरुआत आपको ऑस्ट्रिया में मिलती है और ऑस्ट्रिया में ही पैदा हुआ जर्मनी का तानाशाह हिटलर। दूसरे देशों की तरह ऑस्ट्रिया भी कई बदनसीब घटनाओं का गवाह रहा है, लेकिन आतंकवाद के पैर कभी ऑस्ट्रिया में मजबूती से नहीं पड़े। ऑस्ट्रिया के इतिहास में एक आध छोटी बड़ी घटनाओं के अलावा दहशतगर्दी का इतिहास कभी नहीं मिलता है और यूरोप के शांत देशों में ऑस्ट्रिया को गिना जाता है। जब ऑस्ट्रिया के बगलगीर देश फ्रांस में पिछले महीने आतंक की वारदात हुई तो ऑस्ट्रिया के लोग खैर मना रहे होंगे कि चलो हमारे यहाँ शांति है, लेकिन अभी 2020 के नवंबर महीने का पहला सोमवार आना बाकी था, जिसने ऑस्ट्रिया के सुकून में बारूद घोल दी। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना में सोमवार शाम को बार और रेस्टोरेंट्स पर भारी भीड़ थी। वजह ये थी कि ऑस्ट्रिया में मंगलवार यानी आज लॉकडाउन लगना तय था। सोमवार की आधी रात से एक महीने के लिए रेस्टोरेंट्स, बार वगैरह सब बंद होने थे और इसीलिए लॉकडाउन से पहले की शाम को लोग आखिरी बार बाहर खाने पीने के लिए निकले थे। वियना के सेंटर में खूब सारे बार रेस्टोरेंट्स वाली गलियाँ हैं जिन्हें बरमूडा ट्रायंगल कह दिया जाता है। यहाँ सोमवार की रात बहुत भीड़ थी और भीड़ ज़्यादा होने की वजह से रेस्टोरेंट्स ने ओपन एरिया में भी ग्राहकों के लिए टेबल्स लगाई हुई थी, जैसा कि आमतौर पर देखने में आता ही है, भारत में भी होता है। इस जगह के पास ही वियना का सबसे बड़ा सिनेगॉग है। सिनेगॉग यहूदियों का पूजा स्थल होता है। घड़ी में रात के 8 बजते हैं और सिनेगॉग के पास से धड़ धड़ की आवाज़ आने लगती है। कुछ चश्मदीदों ने प्रेस को बताया कि उन्हें लगा कि कोई पटाखे जला रहा है, लेकिन जल्दी ही उन्हें एहसास हो गया कि ये गोलियों की आवाज़ थी। Kopf rein. Das hat der Häuser getroffen. Kopf rein. ये वीडियो उसी खौफनाक मंजर का है। गोलियों की आवाज़ आ रही है और लोग बदहवास जान बचाने के लिए भाग रहे हैं। ये बिल्कुल 26 नवंबर 2008 को मुंबई में हुए हमले की तरह ही था। सिनेगॉग बंद होने की वजह से हमलावर के निशाने पर वो लोग आए जो रेस्टोरेंट्स के ओपन एरिया में बैठे हुए थे या गलियों में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ऑस्ट्रिया ने हाल के सालों में कभी इस तरह का आतंकी हमला देखा नहीं है। लोगों ने अखबारों को बताया कि उन्हें तो ये तक नहीं मालूम था कि असल में राइफल से निकलने वाली जो गोली होती है वो कैसी आवाज़ करती है। लेकिन सोमवार की रात को ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में गोलियों की आवाज़ और पुलिस का सायरन ही सुनाई दे रहा था। फायरिंग शुरू होने के बाद लोग रेस्टोरेंट्स में जाके छिपने लगे। पुलिस भी आ गई, लेकिन पुलिस भी हमलावरों की पूरी प्लानिंग से वाकिफ़ नहीं थी। थोड़ी देर बाद दूसरी जगह फायरिंग शुरू हो गई। ऑस्ट्रिया की सरकार के मुताबिक वियना के कुल 6 हिस्सों में गोलीबारी हुई। ऑस्ट्रियाई सरकार को भी हमले की पहले से कोई भनक नहीं थी, तो उससे निपटने की तैयारी भी सरकार ने नहीं की थी। पुलिस के बाद स्पेशल फोर्सेस को भी हमले से निपटने के लिए उतार दिया गया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में वियना के सेंट रूपर्ट्स चर्च के पास एक आतंकी तो मार गिराया गया, लेकिन पुलिस को ये भी मालूम नहीं चला कि कुल कितने हमलावर थे जिन्होंने ये हमला किया। ऑस्ट्रिया के चांसलर सेबेस्टियन कुर्ज ने गोलीबारी शुरू होने के कुछ ही घंटों बाद अपने देश के लोगों को खबर दी कि राजधानी पर बड़ा आतंकी हमला हुआ है। चांसलर ने ही बताया कि एक हमलावर को मार दिया गया है, लेकिन कई और हमलावर भी हो सकते हैं जो उनकी पकड़ से बाहर हैं। वो पूरी तैयारी के साथ हैं, ये चांसलर के शब्द हैं, ऑटोमेटिक हथियार लिए हुए हैं। और उसके बाद वियना की पुलिस ने लोगों को जहाँ हैं वहीं छिपकर बैठने के निर्देश दिए, यानी कोई रेस्टोरेंट्स में छिप रहा था तो उसे वही रात गुजारनी पड़ी। कई लोग दफ्तरों में रुके और कई लोग जो दूसरी क्लोज्ड स्पेसेस थी वहीं पे रुके रहे। आतंकी कहीं भी छिपे हो सकते हैं वाले डर के साथ राजधानी ने रात गुजारी। हालत ये थी कि पुलिस हर आदमी को संदेह की नज़र से देख रही थी। हाथ ऊपर करके बिल्डिंग से लोगों को बाहर निकाला जा रहा था और वो डर अब भी कम नहीं हुआ है, क्योंकि बाकी आतंकी अब तक नहीं मिले हैं और इसीलिए ऑस्ट्रिया की सरकार ने राजधानी की गलियों में सेना को तैनात कर दिया है, जो कि सर्च ऑपरेशन चला रही है। फायरिंग में 2 महिलाओं समेत 3 लोगों की मौत हो चुकी है। 15 और लोगों को जख्मी हालत में अस्पतालों में भर्ती कराया गया है, जिनमें 7 की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक पुलिसकर्मी भी इन घायलों में शामिल है। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। ऑस्ट्रिया ने पिछले 30 से 35 साल में इस तरह का आतंकी हमला नहीं देखा था। ऑस्ट्रिया के लिए आतंक विदेशी चीज़ थी, लेकिन अब ये डर उनके घर तक पहुंच रहा है।
अब बात आती है कि यह हमला किया किसने, आतंकी कौन थे और फायरिंग करने वाले कौन थे, ये अभी तक मालूम नहीं चला है। लेकिन ऑस्ट्रिया के गृह मंत्री कार्ल नेहमर ने कहा है कि शायद यहूदियों के खिलाफ हुआ हमला था, क्योंकि फायरिंग सिनागॉग के पास से शुरू हुई। गृह मंत्री ने यह भी कहा कि हमलावर इस्लामिक आतंकवादी हैं जो ऑस्ट्रिया के समाज में धार्मिक आधार पर दुश्मनी बढ़ाना चाहते हैं। ऑस्ट्रिया की तरफ से ये भी जानकारी आई कि हमलावर इस्लामिक स्टेट के समर्थक हैं। ऑस्ट्रिया ने हमलावरों को इस्लामिक आतंकवादी बताया तो उसके बाद दुनिया के कई और देशों ने अपने बयानों में इस्लामिक टेररिज्म का जिक्र किया। जर्मनी की चांसलर एंगेला मर्केल ने कहा कि इस्लामिक टेररिज्म हम सबका दुश्मन है। अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने भी हमले की निंदा करते हुए इस्लामिक आतंकवाद के खिलाफ फ्रांस और यूरोप के बाकी देशों के साथ होने की बात की। इसी तरह का बयान भारत से भी आया। भारत के प्रधानमंत्री ने भी हमले की कड़ी निंदा की, लेकिन इस्लामिक टेररिज्म या इस तरह के किसी शब्द का जिक्र नहीं किया। एक महीने के भीतर ही यूरोप के 2 देशों फ्रांस और ऑस्ट्रिया में आतंकी हमले हो गए हैं। सोशल मीडिया पर वो तस्वीरें भी लोग खोज कर निकाल रहे हैं जिनमें कथित रूप से ऑस्ट्रिया के लोग शरणार्थियों का स्वागत करने वाले पोस्टर्स लिए खड़े दिखते हैं। ये नैरेटिव तैयार करने की कोशिश हो रही है इस सारी कवायद से कि शरणार्थियों को बसाने की वजह से आतंकवादी हमले हो रहे हैं, जैसा कि हम पहले भी यूरोप में देख चुके हैं, क्योंकि फार राइट का वहाँ पे राइज चल रहा है। शरणार्थियों को पनाह देने से आतंकवादी हमले बढ़ रहे हैं, ये साबित करने या नकारने के लिए हमारे पास कोई ठोस आंकड़े नहीं हैं, लेकिन आंकड़े इस बात के मिलते हैं कि ऑस्ट्रिया ने सीरिया और अफगानिस्तान जैसे देशों से जो शरणार्थी आ रहे थे उन्हें पनाह देने में नरम रुख रखा है। डॉयचे वेले की एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 के बाद अफगानिस्तान से जितने लोगों ने ऑस्ट्रिया में शरण मांगी है उनमें से आधे लोगों के लिए ऑस्ट्रिया ने पॉजिटिव रुख रखा और ऑस्ट्रिया ने अपनी आबादी के करीब 1% के बराबर शरणार्थियों को स्वीकार भी किया है। हालांकि पिछले कुछ सालों में शरणार्थियों को लेकर ऑस्ट्रिया की सरकार सख्ती दिखा रही है और अब शरणार्थियों को नहीं लिया जा रहा है। ऑस्ट्रिया में मुस्लिम और शरणार्थी ये दोनों चीज़ें चुनावी मुद्दा भी रहते हैं, इसलिए मौजूदा सेबेस्टियन कुर्ज की सरकार ने 7 मस्जिदों को बंद किया था और 60 विदेशी इमामों को भी देश से निकलने का आदेश दिया था। कट्टर इस्लाम को ऑस्ट्रिया ने खतरा मानना शुरू कर दिया था। मौजूदा हमले में भी शरणार्थियों का किसी तरह का रोल है ये अभी नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि हमलावरों की जानकारी सार्वजनिक नहीं है। लेकिन इन हमलों के बाद यूरोपीय देश खुले तौर पर इस्लामिक टेररिज्म को खतरा बता रहे हैं और आतंक का कोई धर्म नहीं होता से इस्लामिक आतंकवाद के नैरेटिव पर पहुंच रहे हैं। पिछले महीने जब फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का कार्टून्स पर बयान आया था तो पाकिस्तान, ईरान और तुर्की जैसे कई देशों ने इसे इस्लामोफोबिया कहा था, लेकिन अब मैक्रों के विचारों के साथ बाकी यूरोपीय देश भी खड़े दिख सकते हैं। यूरोपीय देश उस आतंकवाद से लड़ने के लिए एकजुट होने की बात कर रहे हैं जिसका जुड़ाव एक समुदाय विशेष से बताया जा रहा है। अब ये देखना है कि इसके नतीजे किस तरह आगे हम सबके सामने आते हैं। ये था हमारा बड़ी खबर सेगमेंट। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी माली से है। फ्रेंच आर्मी ने एयर स्ट्राइक करके 50 से अधिक आतंकवादियों को मार गिराया है। 4 आतंकवादियों को गिरफ्तार भी किया है। ये लोग अलकायदा से जुड़े एक संगठन के लिए काम कर रहे थे। फ्रांस की रक्षा मंत्री फ्लोरेंस पाली ने बताया कि ऑपरेशन 30 अक्टूबर को अंजाम दिया गया। ये आतंकी माली में फ्रांस के आर्मी बेस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। फ्रेंच आर्मी 2013 से माली में आतंकियों के खिलाफ लड़ रही है। अब तक उसके 41 सैनिकों की मौत भी हो चुकी है। दूसरी सुर्खी श्रीलंका से है। राजधानी कोलंबो के पास समंदर के तट पर फंसी 100 से ज़्यादा व्हेल मछलियों को बचा लिया गया है। श्रीलंका की नौसेना ने बताया कि लगभग 125 व्हेल्स, 120 वो संख्या थी जो नेवी ने वहाँ की दी, को वापस समंदर में धकेल दिया गया। रेस्क्यू ऑपरेशन में 4 व्हेल्स की मौत भी हुई। स्थानीय निवासियों के मुताबिक उन्होंने ऐसी स्थिति पहले कभी नहीं देखी थी। ये स्थिति वैज्ञानिकों के लिए भी रहस्य का विषय बनी हुई है। सितंबर के महीने में ऑस्ट्रेलिया के तस्मानिया में भी 380 पायलट व्हेल्स मरी पाई गई थी। आज की तीसरी सुर्खी अफगानिस्तान से है। काबुल यूनिवर्सिटी पर हुए आतंकी हमले में मरने वालों की संख्या 22 हो गई है। 22 से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल भी हैं। 2 नवंबर को यूनिवर्सिटी कैंपस में ईरानी बुक फेयर का आयोजन किया गया था। इसके उद्घाटन के लिए कई वीआईपी गेस्ट हाउस पहुंचने वाले थे, लेकिन उससे ठीक पहले एक आतंकवादी ने खुद को बम से उड़ा लिया, जबकि 2 बंदूकधारियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। हताहत होने वालों में अधिकतर स्टूडेंट्स हैं। राष्ट्रपति अशरफ गनी ने एक दिन के राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया है। हमले की जिम्मेदारी इस्लामिक स्टेट ने ली है। ये थी आज की सुर्खियां। अब बारी है तारीख सेक्शन की। आज है 3 नवंबर। ये तारीख जुड़ी है एक अनोखे सफ़र से, धरती की कक्षा से बाहर यानी स्पेस की यात्रा। ये उस एक्सपेरिमेंट की कहानी भी है जिसकी बदौलत पहले इंसान यूरी गागरिन ने अंतरिक्ष में जाने में कामयाबी पाई। साल था 1957 का। सोवियत संघ धरती की सीमा को भेदने में कामयाबी हासिल कर चुका था। अक्टूबर के महीने में पहले मानव निर्मित सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को लॉन्च किया गया था।
स्पुतनिक रूसी भाषा का शब्द है, इसका मतलब होता है हमसफर। खैर 3 हफ्ते बाद ही स्पुतनिक 1 की बैटरी खत्म हो गई और 2 महीने तक चुपचाप चक्कर लगाने के बाद वो धरती पर गिर गया। वो कोल्ड वॉर का दौर था। सोवियत संघ ने अंतरिक्ष की रेस में पहला पड़ाव पार कर लिया था और अमेरिका की चिंताएं इस वजह से बढ़ने लगी थी। इससे पहले कि अमेरिका किसी नतीजे पर पहुंचता, सोवियत संघ ने एक नया मील का पत्थर स्थापित कर दिया। 3 नवंबर 1957 को दूसरा सैटेलाइट लॉन्च किया गया। ये 4 मीटर ऊंचा और शंकु के आकार का था। वजन था इसका लगभग 500 किलो, आधा टन। नाम स्पुतनिक 2। स्पुतनिक 2 या स्पुतनिक 2 अलहदा था। क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ऐसी चीज़ को अंतरिक्ष में भेजा जा रहा था जो जिंदा थी, यानी उसमें जान थी और उसकी हरकत को रिकॉर्ड किया जाना था। ये था एक कुत्ता जिसका नाम था लाइका। स्पुतनिक 2 में लाइका के लिए एक अलग एयर कंडीशन केबिन बनाया गया था। रूसी वैज्ञानिकों ने पहले से तय कर रखा था कि लाइका जीवित नहीं लौट पाएगी। केबिन में मूवमेंट के लिए काफ़ी कम जगह थी। खाने का सामान भी न के बराबर रखा गया था। 3 नवंबर की सुबह 5:30 बजे स्पुतनिक 2 ने उड़ान भरी। ये सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में पहुंच भी गया और परिक्रमा करने लगा। 1 हफ्ते तक अंतरिक्ष में रहने के बाद सैटेलाइट की बैटरी खत्म हुई, जैसे कि पहले भी हुई थी। स्पुतनिक 2 162 दिनों तक लावारिस घूमने के बाद धरती पर आकर गिरा। जहां तक लाइका की बात है, सोवियत संघ ने उस वक्त बताया था कि लाइका 1 हफ्ते तक जिंदा रही थी, लेकिन ये झूठ था। 2002 में नई जानकारियां रिलीज हुई। पता चला कि उड़ान के 2 दिनों के भीतर ही लाइका की मौत हो चुकी थी। केबिन के टेम्परेचर को कंट्रोल में रखने वाला जो सिस्टम था वो फेल हो गया था। हालांकि लाइका अंतरिक्ष में चक्कर लगाने वाली पहली जीवित प्राणी बन चुकी थी। सोवियत संघ में लाइका एक सिंबल बन गई। सोवियत स्पेस प्रोग्राम के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि थी। इस मिशन के बाद भी अलग अलग जानवरों को स्पेस में भेजा गया, ये देखने के लिए कि क्या इंसान उस माहौल में सरवाइव कर पाएगा। 1960 में 2 कुत्तों बेल्का और स्ट्रेलका को अंतरिक्ष में भेजा गया, जो कि अंतरिक्ष में चक्कर लगाने के बाद जिंदा वापस भी आए। इन्हीं हासिलों के दम पर सोवियत संघ ने पहला मानव युक्त मिशन अंतरिक्ष में भेजा। वोस्टॉक 1 12 अप्रैल 1961 को लॉन्च हुआ। इसमें सवार थे यूरी गागरिन। वो पहले एयरफोर्स में काम कर चुके थे। लॉन्च के 108 मिनट बाद वोस्टॉक 1 वापस धरती पर लौट आया। वापसी में गागरिन को पैराशूट से नीचे कूदना पड़ा। इन सब के बीच स्पेसक्राफ्ट ने धरती के बाहर एक चक्कर लगा लिया था। यूरी गागरिन अंतरिक्ष में जाने वाले पहले इंसान बन चुके थे। उन्हें सोवियत संघ के सबसे बड़े सिविलियन अवार्ड ऑर्डर ऑफ द लेनिन से नवाजा गया। इस उपलब्धि की बुनियाद लाइका के बलिदान पर ही रखी गई थी। अब है दुनियादारी में बारी एक कविता की। विश्व कविता में आज आपको सुनाते हैं माशा कोलेको की कविता। पोलैंड में जन्मी माशा पहले विश्व युद्ध के शुरुआती दौर में जर्मनी आ गई। उनकी पढ़ाई खत्म होने तक विश्व युद्ध समाप्त हो चुका था, जिसके बाद उन्होंने कुछ जर्मन जूडिश ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम भी किया, मगर जल्दी दूसरे विश्व युद्ध की आहट सुनाई देने लगी थी और माशा अपने पति के साथ, जो हॉलीवुड में म्यूज़िक कंपोज़र बनना चाहते थे, न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई। वहाँ माशा ने एक बेटे को जन्म दिया। अपनी डायरी में माशा ने लिखा था कि मेरी दुनिया मेरे पति और मेरे बच्चे के इर्द गिर्द ही घूमती है। ये खुशी ज़्यादा दिन तक नहीं रही, क्योंकि उनके पति के करियर में नाकामी ने परिवार के खर्चों का बोझ भी अकेले माशा के कंधों पर डाल दिया था। बेटा बड़ा होकर अमेरिका में नाटक की दुनिया में प्रसिद्ध हो ही रहा था कि 1968 में एक बीमारी से उसकी मौत हो गई। दोनों पति पत्नी को इसका गहरा सदमा लगा, जिससे 1973 में माशा के पति और 1975 में खुद माशा की मृत्यु हो गई। आइए सुनते हैं उनकी कविता पहन, जिसका अनुवाद किया है अनिल जनविजय ने। एक बार मैंने पढ़ा था पीही के बारे में। चीन का एक पौराणिक पक्षी, सिर्फ एक पंख वाला और जोड़े में रहता है, जो दूर क्षितिज पर उड़ता पीही का झुंड दिखाई देता है। पीही का हमेशा जोड़ा ही उड़ सकता है, अकेला पीही ज़मीन से चिपक जाता है। पीही की तरह मैं भी घोंसले से बन जाऊंगी। ओ मेरी आत्मा, तू मुझे छोड़ देगी जब। कसर रह गई हमारी कोशिशों में, कसक रह गई कि देश जितना बेहतर, जितना महान हो सकता था, हो नहीं पाया। और एक कसम रह गई कि देश का जो कर्ज है उसे थोड़ा बहुत तो उतारना है। भावुकता का लबादा ओढ़कर बोलता तो यूं बोलता, लेकिन बात सीधी है तो सच्चे ढंग से आप तक कही जानी है। लल्लन टॉप लेकर आया है एक नया प्लेटफॉर्म, तेरा तुझको अर्पण। ये प्लेटफॉर्म उन सब भारतवासियों के लिए है जो भारत से दूर किसी दूसरे देश की जमीन पर हैं, कभी पढ़ाई के लिए, कभी नौकरी के लिए।
ये उन सब भारतवंशियों के लिए भी है जिनकी पहचान का हिस्सा ये महान देश है, लेकिन कुछ कसर और कसक है। तो आइए कसम खाएं कि देश को बेहतर बनाएं। हमें आपसे चाहिए आपके हिस्से का ज्ञान जो आप लल्लन टॉप के जरिए अपने देशवासियों के साथ साझा करें। ये मस्ती के पल भी हो सकते हैं जब आप कहीं घूमने जाएं और आपको लगे कि सिर्फ मेरे यार दोस्त और परिवार वाले ही क्यों, पूरा देश जाने इन नायाब चीज़ों के बारे में। ये पॉलिसी से जुड़ा, ज्ञान से जुड़ा कोई मसला हो सकता है। तो आइए और लल्लन टॉप की इस नई पेशकश तेरा तुझको अर्पण का हिस्सा बनिए।